आईएएस एग्ज़ाम का मेंस का जो पहला पेपर होता है वह पेपर होता है निबंध यानी ऐसे का। आज हम इस वीडियो में आज 15 सितंबर 2023 को जो ऐसे का पेपर हुआ है इसे ऐसे का मेंस का पहला पेपर यानी फर्स्ट पेपर भी कहते हैं ऐसे को। तो जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं विक्की कुमार अपने यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पे इस प्रकार से चीज़ें लिखी होती हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि यह प्रश्न पत्र 250 नंबर का होता है, जिसमें हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे खंड ए यानी सेक्शन ए है और यहाँ पे खंड बी है। हर एक सेक्शन में चार चार क्वेश्चन होंगे। जैसे खंड ए में 4 क्वेश्चन है, 4 टॉपिक है। उसी प्रकार से खंड बी में भी 4 टॉपिक दिए हुए हैं, यानी दोनों में 4 टॉपिक होते हैं और दोनों से ही अनिवार्य रूप से एक एक टॉपिक पे निबंध लिखना होता है 1000 से 1200 शब्दों में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 से 1200 शब्दों में। 125 नंबर का एक निबंध होता है और दोनों निबंध की कीमत होती है 250 मार्क्स। ठीक है, समय पूरा 3 घंटा होता है, यानी एक क्वेश्चन पे अगर देखा जाए एवरेज तो आपको 1.5 घंटे का टाइम देना होता है। देखिए प्रश्न की शुरुआत इस प्रकार से थी, निम्नलिखित खंड ए और बी प्रत्येक से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों का हो। यानी दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन बनाना है और दोनों पर 1000 से 1200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, इंग्लिश भी ले रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वर्ड की बहुत कीमत होती है निबंध या फिर IAS के एग्ज़ाम में। इसका इंग्लिश में लिखा हुआ था, राइट 2 essays चूजिंग 1 टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शंस A and B in about 1000 to 1200 वर्ड्स ईच। और इसके लिए था क्या, 125 नंबर का एक क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन सोल्व करने थे, यानी 2 टॉपिक पे लिखने थे, दोनों की कीमत 250 मार्क्स की। खंड ए में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। खंड ए सेक्शन ए, पहला प्रश्न था खंड ए में, यह पहला टॉपिक था, चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। जैसे खेल में 2 विरोधी पक्ष होते हैं, दोनों ही विरोधी होते हैं एक दूसरे के, तब जाकर खेल की शुरुआत होती है। यानी कम से कम खेल तभी स्टार्ट होता है, शुरू होता है जब उसमें 2 पक्ष हों। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव होते हैं, प्रतियोगी होते हैं या विरोधी होते हैं। उसी प्रकार का चिंतन होता है इस प्रश्न के हिसाब से या इस टॉपिक के हिसाब से ये कहा गया है। आपको इसी पे लिखना था कि चिंतन की शुरुआत एक खेल की तरह होती है और उसमें एक विरोधी पक्ष का होना, या इसका मतलब ये हो गया कि उसमें कम से कम 2 पक्षों का होना ज़रूरी है। इसी विषय पे आपको निबंध लिखना था कि जैसे कैसे खेल की शुरुआत में खेल में क्या क्या होता है, उसी प्रकार से चिंतन का प्रोसेस चलता है, उस चीज़ को लिखना था। जैसे खेल में हार जीत होती है, उसी प्रकार से चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है, सकारात्मक परिस्थितियों से, नकारात्मक परिस्थितियों से, उत्थान के समय से और पतन के समय से। जब इन सब में द्वंद्व चलता है तब जाकर चिंतन आती है। व्यक्ति चिंतन कैसे करना शुरू करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों को इसमें लिखना था। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश था, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देर इज़ एन अपोजिट टीम। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। दूसरा टॉपिक था इसमें, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। इंग्लिश इसके लिए है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। मतलब यहाँ पे अंतः प्रज्ञा या अंतर्ज्ञान को इंट्यूशन कहा गया है और तर्क के लिए लॉजिक है और दूरदर्शी निर्णय के लिए विजनरी डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, और इसमें परस्पर मेल के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है, इंटरसेक्शन। तो इन सब को ध्यान में रख के इसमें लिखना था। मतलब कहना ये था कि इसमें संतुलन जब होगा अंतःज्ञान और तर्क में, यानी आपके कंसाइंस यानी आपकी ज़मीर और आपकी विचारधारा यानी लॉजिक में, यानी आपके साइंस और आपके आर्ट्स, इन दोनों में यानी आपके व्यवहार और आपके सिद्धांत, इन दोनों में जब परस्पर मेल होगा, दोनों में बैलेंस होगा, तभी आप दूरदर्शी निर्णय लेंगे। एक ये भी इसका डायमेंशन है। तो इस पर आप सोच करके निबंध लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और
ये आज का निबंध इसमें पूछा गया था, आज के टॉपिक में, सॉरी आज के निबंध वाले पेपर में पूछा गया था। तीसरा इसमें जो टॉपिक था फर्स्ट सेक्शन में ही, सेक्शन ए में ही तीसरा टॉपिक था सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। नॉट ऑल हु वंडर एट लॉस्ट, सॉरी आर लॉस्ट, ठीक है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, इसमें लिखना था। मतलब इस टॉपिक में ये कहना था या ये कहा जा रहा है कि जो सभी भटक जाते हैं वो हमेशा गुमराह नहीं होते, यानी रास्ते से नहीं हटते। मतलब इसके बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग भटके हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि वो भटके हुए नहीं हैं, तो इस मायने में वो गुम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को भी भटका हुआ मानता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम सच में भटके हुए होते हैं, लेकिन कुछ मेहनत से और सच्चे दिल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छे रास्ते पे पहुंच जाते हैं और गुम नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसका बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने कई बार प्रयोग किए थे, कई हज़ार बार प्रयोग किए थे और अंततः वे सफल हुए। जब उनका प्रयोग सफल नहीं हो रहा था तो लोग उन्हें भटके हुए, पागल और क्या क्या कह रहे थे, लेकिन जब वे सफल हो गए तो उन्हें गुम नहीं बल्कि उन्हें ख्याति मिली, उन्हें गुमनाम नहीं रखा गया बल्कि उनको प्रसिद्धि मिली। तो इस प्रकार से आप डायमेंशंस बना कर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये वाला कॉम्प्रिहेंसिव था निबंध का टॉपिक। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। इसमें आपकी चिंतन शैली, आपकी समझ और आपकी गहरी समझ की जांच की जा रही थी, ठीक है। इसमें दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। इसमें भी सेम बात थी, और लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें फिलोसॉफिकल टच ज़्यादा है। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। इसमें आपकी दार्शनिक सोच, आपसे दार्शनिक सोच की स्तर की मांग की जाती है, एक IAS लेवल के स्तर पे। उसी प्रकार से इसमें देखें, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। इसके लिए इंग्लिश था, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन, ठीक है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है, लौकिकता का अर्थ हो गया पृथ्वी से संबंधित हो गया, इस लोक से, ठीक है। रचनात्मकता यानी जब हम कोई रचनात्मक कार्य करते हैं तो उस गतिविधि को रचनात्मकता से जोड़ा जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। मतलब अब इस चीज़ को आप इससे बहुत सारे रेशे निकाल सकते हैं, बहुत सारा डायमेंशन निकाल सकते हैं। लौकिकता मतलब इस पृथ्वी से संबंधित चीज़ें जो होती हैं उन्हें लौकिकता की संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो लौकिकता में क्या होता है, बहुत सारे सुख दुख की स्थितियाँ होती है, बहुत सारे विषम और सम परिस्थितियाँ होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिविटी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आदमी को ज़रूरत पड़ती है, जब आदमी मुसीबत में होता है तो वहाँ पर जुगाड़ लगाता है। जुगाड़ लगाने के क्रम में वो क्या करता है, रचनात्मक प्रवृत्ति को अपनी मतलब उसको उद्गार के रूप में या फिर अपनी कार्यशैली के रूप में प्रकट करता है। यानी कि जिस प्रकार का एक निबंध था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार से जब इस संसार में व्यक्ति हर तरह से निराश हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो चमत्कार ढूंढने की ओर चलता है। और चमत्कार ढूंढने के क्रम में ही वो कई प्रकार के उसके अंदर कुछ ऐसी मानसिकता या ऐसी गतिविधियाँ उपजने लगती हैं जो चमत्कार की संज्ञा पा लेती हैं। उसी संदर्भ में उसमें क्या आ जाता है, उसमें रचनात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्यासा है, उसके पास ना कुआं है, ना चापाकल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं सुनसान जगह पे है, तो अंततः वो ऐसे मरने के बजाय कम से कम इतना करेगा कि पृथ्वी को खोदेगा। तो पृथ्वी को खोदकर पानी निकालने की कला भी एक रचनात्मकता ही है। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल दे करके बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत सारे डायमेंशन से जोड़ के आप लिख सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश वर्ड हो गया। अब देखिए सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में था लड़कियां बंदिशों। पहले एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि सेक्शन ए में लगभग सारे निबंध अगर आप ऐसे देखेंगे ऊपर से तो थोड़ा टफ लगेगा, है ना, लेकिन आप जब इसे एक डिकोड करके देखेंगे सारे वर्ड को, थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे तो बहुत ही आसान प्रतीत होगा। जैसे ये चिंतन वाला कि यह एक खेल कैसे है और विरोधी पक्ष का होना कैसे ज़रूरी है। खेल
को डिकोड करके, चिंतन को डिकोड करके, विरोधी पक्ष को डिकोड करके, और खेल के बहुत सारे डायमेंशंस को निकाल के, चिंतन के बहुत सारे डायमेंशंस की चिंतन क्या है उस चीज़ से जोड़ करके आप कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दे करके, बहुत सारे थिंकर्स की विचारधाराओं को फिर प्रैक्टिकल चीज़ों को रख करके एग्जाम्पल देके कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूरदर्शी निर्णय वाला भी क्या है कि अंतः ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल है। इसमें बैलेंस विचार की से आपकी मांग की जा रही है, संतुलित विचारधारा की आपसे मांग की जा रही है इस निबंध में देखने की। और एक चीज़ और बता दूं कि निबंध में ऐसा नहीं कि जो टॉपिक में दिया हुआ है उसी को आपको सपोर्ट में लिखना है। कई बार आप इसके विरोध में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास सार्थक तर्क हों, मजबूत तर्क हों। कई बार निबंध के टॉपिक आपके विचारधारा से विपरीत दिया जाता है। कई बार असत्य के विपरीत भी असत्य के समर्थन में और सत्य के विपरीत भी टॉपिक दिए जाते हैं। वहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या आप झूठ में झूठ मिलाने में सक्षम हैं, या झूठ में झूठ मिला देते हैं, या फिर झूठ को आप इग्नोर भी करते हैं अपने तर्कों सहित, या बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हैं। इन सब की जांच की जाती है। ठीक है, तो अब देखिए खंड, इसमें लगभग सारे के सारे चारों टॉपिक आसान ही थे। एक ये टॉपिक जो था सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसे भी लिखने में आसानी हो रही थी। इसे आप बहुत सारी चीज़ों से जोड़ सकते हैं, अपने जीवन से, साइंस से, या जो साइंटिस्ट वगैरह जो खोज किए हैं उनसे, या फिर असफलता सफलता से, इन सब चीज़ों से। ठीक है, फिर रचनात्मकता वाला भी वही था। अब खंड बी में आते हैं, सेक्शन बी में। खंड बी में जो 5वां टॉपिक था, और इस खंड बी का पहला जो टॉपिक था वो ये था कि लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये इंडियन सोसाइटी या सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ठीक है, जैसे खासकर भारतीय समाज में या फिर रूढ़िवादी समाजों में ये देखा जाता है कि लड़कियों को अनेक बंदिशों से जोड़ा जाता है। लड़कियों पर अनेक बंदिशें होती हैं, जैसे घर में ही रहना है, घूंघट में रहना है, साड़ी में रहना है, फुल ड्रेस में रहना है, कोई मेहमान आ जाए तो उनके सामने नहीं जाना है, आंचल में रहना है, घर में ही काम करना है, बाहर काम नहीं करना है। शिक्षा उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी ये है कि आप पूरे ढक करके रहें, किसी के सामने ना आए। तो इस प्रकार की बंदिशें हैं। आप किसी लड़के से बात नहीं कर सकते, आप मोबाइल पर ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, छत पर नहीं जा सकते। तो ये सारी बंदिशें हैं, और इसी प्रकार की और भी आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बंदिशों को भी ले सकते हैं। कई बार शादी के बाद बंदिशें होती, कई बार शादी से पहले। तो इन सब चीज़ों को लिखना था। साथ ही साथ ये भी था कि तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। भारतीय समाज में लड़कों से क्या अपेक्षा की जाती है कि लड़के बड़ा होकर के माता पिता का मतलब भरण पोषण करेंगे, कमा कर लाएंगे, रोजगार करेंगे, अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। और एक और भी धर्म, इसको धर्म से भी जोड़ सकते हैं या धर्मांधता से जोड़ सकते हैं कि जब जो लड़का होता है वो क्या करता है, जब वो मुखाग्नि देता है माता पिता को तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप जोड़ सकते हैं कि उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। रोज़गार की अपेक्षा होती है, पालन पोषण की अपेक्षा होती है, पत्नी के तरफ से भी लड़के से अपेक्षा होती है, बहन के तरफ से भी अपेक्षा होती है कि पैसे मिले, या फिर और भी लड़के होने का मतलब ये भी जाना जाता है आज के समाज में कि वो स्ट्रांग हों, मजबूत हों, और वो लड़कियों का संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस प्रकार की अपेक्षा और इस प्रकार की बंदिशें, इनको लिखना था। इसे आप व्यापक स्तर पे लिख सकते थे, बहुत सारी चीज़ों से जोड़ के, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर से, समाज से, सब चीज़ों से जोड़ के, सारे डायमेंशन से जोड़ के। और ये भी बताना था कि दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। हानिकारक व्यवस्था कैसे है या हानिकारक व्यवस्था नहीं है, आपको इसके पक्ष में तर्क भी देना था, और बैलेंस्ड वे में संतुलित विचारधारा के साथ आपको इस निबंध को लिखना था। हानिकारक कैसे हो सकती है व्यवस्था? हानिकारक इसलिए हो सकती है कि जब बंदिशें ज़्यादा हो जाती, जब किसी भी चीज़ की अति होती है, तो कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब किसी भी चीज़ की अति होती है तो वो निगेटिव की मतलब नकारात्मक हो जाता है। तो जब बंदिशें लड़कियों पे ज़्यादा होंगी तो उनका जो स्वगत जीवन है, जो अपना उनका मूल अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है या उनके मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। वे खुलकर स्वच्छंद रूप से या स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। उसी प्रकार से जब लड़कों से ज़्यादा अपेक्षा की जाएंगी तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आज जैसे कोटा में अगर देखा जाए तो कोटा में जो मामला आ रहा है सुसाइड का, तो हाँ लड़कियां भी सुसाइड कर रही हैं, लड़के भी सुसाइड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जोड़कर भी आप लिख सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे ज़्यादा अपेक्षा कर ली जाती है, नहीं होने पे उन्हें ताना दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट आप जोड़कर लिखेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं इस निबंध पे नहीं बताऊँगा, इस निबंध पे मैं कोशिश करूँगा डिमांड के हिसाब से कि सारे निबंध पे
विस्तार से एक एक वीडियो बनाऊं और सारे निबंध पे 1000 से 1200 शब्दों में खुद लिखूं, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मैं लिखूंगा ही। तो अगर कोशिश करूंगा टाइम मिले तो मैं ये वीडियो के रूप में भी यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक पे मैं लिखूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, ज़रूर लिखें। और इसके लिए इंग्लिश जो है वो पढ़ देता हूँ। क्या था? गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, है ना, यहाँ पे बंदिशें, रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। बॉयज़ विथ डिमांड्स, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स, ये जो डिसिप्लिन है यानी जो ये व्यवस्था है वो हानिकारक है। हार्मफुल डिसिप्लिन्स कैसे है उसको बताना था, या नहीं है, या कुछ स्तर पे नहीं है, या कुछ स्तर पे ज़्यादा है, उन सब चीज़ों को बैलेंस में बताना था, ठीक है। उसी प्रकार से ये है कि गणित ज्ञान का संगीत है, मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीजन। देखिए, आप जब इसके हिंदी पे जाएंगे तो शायद काफ़ी मुश्किल होगा इस निबंध को लिखना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि गणित ज्ञान का संगीत कैसे है। लेकिन जब आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, इसीलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। रीजन मतलब तर्क, जिसके पीछे कुछ कारण हो उसको बोलते हैं रीजन। तर्क, रीजन, जिसके पीछे साइंस हो, ठीक है, जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो, उसे बोलते हैं रीजन। तो जब आप इस वर्ड को देखेंगे, इंग्लिश वाले वर्ड को, तो आपका ये निबंध बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि इसीलिए, इसी कारण से कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि इंग्लिश वर्ड ही आपको आपके हिंदी से भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है, कहीं कहीं हिंदी वाला वर्ड इंग्लिश से ज़्यादा प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो हमें हिंदी इंग्लिश, खासकर हिंदी मीडियम वालों को दोनों वर्ड को लेकर साथ साथ चलना होता है, इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ। अब देखिए, गणित ज्ञान का संगीत है कैसे, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, बाकी आगे की वीडियो में संभव हुआ तो इस पर मैं फुल वीडियो एक एक टॉपिक पे बनाऊंगा। जैसे देखिए, संगीत में क्या होता है? संगीत में सुर, लहर, ताल, एक सामंजस्य, एक संतुलन, छंद, अनुशासन, सुंदरता और मधुरता होती है, ठीक है। उसी प्रकार से रीजन में, यहाँ ज्ञान का इसके लिए वर्ड है, उसी प्रकार से रीजन पर आधारित ये होता है मैथ। रीजन क्या होता है? रीजन जब कहीं पे होता है, तर्क होता है, लॉजिक होता है, तो उसमें भी संतुलन होता है। बिना लॉजिक के, बिना सर पैर के चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। कई हमारी ज़िंदगी केवल भावनाओं से नहीं चल सकती, बल्कि उसके लिए संतुलन की ज़रूरत होती है। और ये संतुलन हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें रीजन से, लॉजिक से, बौद्धिकता से। केवल इसी से नहीं मिलता, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी में बताना था कि संगीत में जैसे अनुशासन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से गणित में भी एक नियंत्रण की ज़रूरत होती है। संगीत में जैसे छंद की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से गणित के लिए भी हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से संगीत को साधना होता है, उसी प्रकार से गणित का भी की गणना होती है, ठीक है। जिस प्रकार से संगीत समाज में मधुरता फैलाती है, उसी प्रकार से गणित भी नियंत्रण स्थापित करता है। बिना गणित के ना बाजार चल सकता है, ना आपकी पढ़ाई चल सकती है, ना ही बजट चल सकता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ें हो सकती हैं, और ना ही अंतर्राज्यीय स्तर पे, ना ही राष्ट्रीय स्तर पे। मतलब संतुलन के लिए जिस प्रकार से गणित आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार के लिए। और गणित का मतलब केवल ये नहीं कि डिजिट से यहाँ पे तात्पर्य है, गणित का मतलब यहाँ पे गणना से है। और गणना में तर्क जब होता है, गणना मतलब एक प्रकार से लिमिटेशन से भी इसका संबंध है, क्योंकि गणना। और दूसरी बात यह है कि संगीत जैसे समाज में जहाँ पे भी, प्रकृति में जहाँ पे भी अव्यवस्था है, उसका संतुलन किससे होता है? संगीत से होता है। जैसे प्रकृति में बहुत सारे जब प्रदूषण होते हैं, जब अवसाद लोगों में उत्पन्न होता है, तो वहाँ जो पक्षियों की सुर होती है, पक्षियों की चहचहाट होती है, तो वो भी तो एक संगीत ही है। नदियों की कलकल धारा होती है, वो भी एक संगीत है। तो उन सब से समाज में, प्रकृति में संतुलन स्थापित होता है, ठीक है। असंतुलन को वो दूर करता है। उसी प्रकार से गणित भी जो है समाज में, देश में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी जगह पे भ्रष्टाचार को दूर करता है। कैसे? जैसे सपोज कीजिए, आपने बाज़ार से कुछ सामान खरीदा 100 रुपये का, आपने उसे 200 का नोट दे दिया। ना तो आपको गणित का ज्ञान है, ना तो उसे गणित का ज्ञान है, वो 200 का नोट ले लिया, आपने उसे दे दिया, उसको फ़ायदा हो गया, उसको फिर आदत पड़ जाएगी। अब वो भ्रष्टाचार, वो सबसे वैसा ही करेगा, सबसे 100 के बदले 200 लेगा। ना तो आपको उसकी समझ है, ना वो उसका आपका फ़ायदा उठा रहा। दूसरी बात यह है कि आप कंगाल होते जाएंगे, आपके पास आगे सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर भी आप लिख सकते हैं, यानी असंतुलन होगा, भ्रष्टाचार फैलेगा, ठीक है। तो इसीलिए गणित ज्ञान का संगीत है, यानी इसके पीछे कारण है, हेतु है, प्रयोजन है, रीज़न है। तो इन सब चीज़ों के कारण ये कहा गया कि गणित ज्ञान का या गणित तर्क का संगीत है।
बिना तर्क के गणित, बिना विज्ञान के गणित नहीं हो सकता। तर्क से जो पढ़े हो, जो लॉजिक से पढ़े हो, वो मैजिक होता है, गणित नहीं। और गणित तब लॉजिक बन जाता है जब वो तर्क के सहित हो, लॉजिक के साथ हो। और जब वो लॉजिक से लेस हो, रहित हो, तो वो केवल मैजिक रह जाता है, जिसमें संतुलन कई बार नहीं होता। लोगों को चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी तो संतुलित नहीं रह पाएगा। कई बार असंतुलित चीज़ें हो जाती हैं और लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वो मैजिक होता है, लॉजिक नहीं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को देखकर लिखना था। फिर नेक्स्ट है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। ये वाला निबंध मुझे इसलिए भी आसान लग रहा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने इसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता था। कि ये था कि न्याय जो है वो कुछ ऐसी दान का विषय है, ऐसे पे एक निबंध था, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीता था। तो वो उस कारण से मुझे ये निबंध बहुत ही आसान लग रहा, बहुत ही सिंपल। क्यों कि देखिए, न्याय क्या है, ये अधिकार है। और ये दान क्या है, दान एक प्रकार से दया है। ठीक है, ये दिया भी जा सकता है, नहीं भी, लेकिन अधिकार के मामले में ये कहा जा सकता है, न्याय के मामले में, कि ये देना ही ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य तभी जिंदा रह सकता है जब उसे अधिकार दिया जाए। मनुष्य तभी स्वतंत्र फील कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, जब उसमें उसे अधिकार दिया जाए। दान देने से क्या होगा, उनका भरपूर काम नहीं होगा, उनमें भी एक प्रकार की दीनता रहेगी और देने वाले में एक प्रकार का घमंड रहेगा, संतुलन नहीं रहेगा। लेकिन जब हम न्याय दे देंगे किसी समाज को, जितना ज़्यादा न्याय देंगे एक संतुलित अवस्था में, उतना ही ज़्यादा उस समाज में अधिकार की प्रवृत्ति आएगी। अधिकार जब होंगे तो कर्तव्य भी होंगे, तो इससे संतुलन होगा। जब संतुलन होगा तो उन्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम न्याय करते हैं समाज के साथ, तो शिक्षा देंगे, उन्हें रोज़गार देंगे, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए एलपीजी गैस वगैरह की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए किसानों के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि नहीं, उस समाज को केवल दान दे दो, केवल दान दे दो, एमएसपी ऐसी फ्री में दे दो, बीच बीच में एक नया कानून ले आओ और झूठ मूठ कर ऐसे उनको मतलब उलझा दो, उनको कुछ पैसे दे दो, इंसेंटिव्स दे दो बच्चों को, बेरोज़गारों को, लेकिन नौकरी नहीं दो, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उन्हें न्याय ही दे देंगे, जैसे उन्हें हम रोज़गार दे देंगे, तो उन्हें दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद कमा लेंगे। उन्हें शिक्षा दे देंगे तो उन्हें दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उन्हें ठीक है वो नौकरी नहीं लगी है तो उनको कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। भिखमंगी भी कमेगी। और ये जो भिखारी वाली प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों में होती है, फिर हमारे समाज में भिखारी बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो उनकी प्रवृत्ति कमेगी। बहुत सारे देशों में ये रिसर्च आया है कि जहाँ पे न्याय नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है कि असंतुलन बढ़ रहा है, भिखमंगी बढ़ रही है, लोगों में भुखमरी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों कैसे हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि न्याय नहीं किया जा रहा, उनके हक नहीं दिया। न्याय का मतलब हक, अधिकार, यहाँ इसका मतलब यही है। दान का मतलब एक प्रकार से समझे गुमराह करना हो गया, कि चलो भाई एक फुसलाना हो गया, एक उनको फुसला दिया जाना, तो इससे हम उनका विकास नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के आपको लिखना था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्नड इन अ स्कूल। कहा जा रहा है ये कि शिक्षा वो नहीं है कि जो आपके पास है, बल्कि शिक्षा वो है कि जो आपके पास रह जाए, अंततः आपके पास रह जाए, सभी चीज़ों के जाने के बाद भी आपके संस्कारों में रह जाए, आपके विचारों में रह जाए। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी, यानी जो आप याद करते हैं, जो आप रटते हैं, जो आप विद्यालय में प्रैक्टिकल करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तो केवल वो शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा वो है जो इनके जाने के बाद भी शेष रह जाती है, यानी आपके खून में रच बस जाता है, जो आपके मन मस्तिष्क में रहता है, जो आपके व्यवहार में सदा के लिए जुड़ जाता है, जो आपके संस्कारों में जुड़ जाता है, जिससे आप में संतुलन आ जाता है, आप में सौंदर्य आ जाता है, वो शिक्षा है। जिससे लोगों का विकास हो जाए, वो शिक्षा है। तो इन सब चीज़ों को लिखना था। और केवल वही शिक्षा नहीं कि जो हम विद्यालय स्तर पे सीखते हैं, बुकिश स्तर पे सीखते हैं, या फिर कागज़ों पे जो लिख लेते हैं, मस्तिष्क में नहीं छपता, हमारे व्यवहार में नहीं आता, वो कदापि शिक्षा नहीं है। इस निबंध का ये मतलब था, तो इस पे लिखना था। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो इन 8 का मैंने कर दिया है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कि इन 8 निबंधों को आप जितना संभव हो सके लिखने की कोशिश कीजिएगा। हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी लोग अन्य स्टूडेंट हैं, कोशिश कीजिएगा।
और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे निबंधों पे एक एक वीडियो, फुल वीडियो बनाऊं और सारे निबंधों पे विस्तार से चर्चा करूं। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि दूसरे खंड में ये वाला तो सारे लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लड़कियों वाला, बंदिशें वाला, लड़कियों पे बंदिशें और लड़कों से अपेक्षा, ये दोनों ही कैसे हानिकारक है या फ़ायदेमंद है, इस पे लिखना था। तो ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, तो हर कोई लिख सकता था। उसी प्रकार से गणित ज्ञान का संगीत है, ये जब तक आप इंग्लिश नहीं देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा लिखना। दूसरी बात यह है कि ये वाला थोड़ा सा इंग्लिश देखने के बाद भी थोड़ा कठिन था, लेकिन उतना नहीं था कि नहीं लिख पाएंगे। प्रैक्टिस जिन्होंने किया होगा आसानी से लिखा होगा। और ये वाला प्रश्न भी बहुत ही आसान तब हो जाता है जब आप इस चीज़ को पॉलिटी से जोड़कर देखते हैं, या थोड़ा सा गहन अध्ययन से, या फिर गहन मस्तिष्क से, चिंतन से देखते हैं। तो ठीक है। तो ये वाला भी एक प्रकार से आसान है, ये वाला भी सिंपल ही था, और ये वाला थोड़ा कठिन हो रहा था, जिसे आप यहाँ से सॉरी यहाँ से आप क्लियर कर सकते थे। और लास्ट वाला तो ये समाज में आप रोज़ सुनते होंगे, बेरोज़गारों को सुनना पड़ जाता है कि शिक्षा हुआ है जो विद्यालयों में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। मतलब कहते नहीं कि केवल किताबी कीड़ा होना नहीं, बल्कि व्यवहार में चीज़ें आती हैं तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। आप अगर रोज़गार ले लेते हैं तो उसे ही शिक्षा कहते हैं, समाज के शब्दों में। तो इन सब चीज़ों को लिखना था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस पर लिखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और कोशिश करूँगा कि इन सब पे एक एक वीडियो बनाऊँ विस्तार से। तो अगर जो लोग नए हैं, तो अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब ये सब करके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।